हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रह गए थे वो हम लोग जो है आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले के वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स की कंप्लीट थ्योरी को डिस्कस किया था आपके साथ। तो भाई अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखिएगा। उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेंशन है। साथ में हम लोग जो हैं आपके लिए एक कंप्लीट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक सीरीज जो है आगे के फ्यूचर्स वीडियो में लेके आने वाले हैं। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भाई वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हम लोग जो कंप्लीट सीरीज जो है आप ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो अपने एनवीएस एग्ज़ाम या फिर टीजीटी पीजीटी जो कि केवीएस में ईएमआरएस में या फिर और भी एग्ज़ाम में आते हैं उनके लिए जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। और साथ में बहुत से ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो टीजीटी पीजीटी में की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें केवीएस भी है, डीएसएस भी है, ईएमआरएस भी है, अपने स्टेट लेवल के कंप्यूटर टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर मध्य प्रदेश के आईटीआई टीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर बीपीएस यानी बिहार में जो कंप्यूटर टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और यूजीसी नेट एग्जाम और सेट एग्जाम स्लेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो उन कैंडिडेट के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जो भी स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, इसके साथ हमारे बहुत सारे कोर्सेज कंप्यूटर साइंस के हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, जिसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेंशन नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारा जो है वो गिवन है, मतलब इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो जब भी अगर आपको कोई परेशानी आ रही है किसी भी एग्जाम के अंदर तो वहां पे हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग जो है एक एक करके जो भी हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने चाहेंगे उसको हम लोग जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो भी हमने डिस्कस किया था आपके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के यानी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, अब उसी के ऊपर हमारे जो है कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं हम आपके लिए लेके आए हैं। तो इस क्लास को मतलब इस लेक्चर को सुनने से पहले आप जो है यानी इनके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आप इसकी जो थ्योरी लेक्चर है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वो क्लास जो है आपकी बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। अदरवाइज आपको नहीं पता चलेगा कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने हमारी जो पहली वाली क्लास है वो देख ली है। तो आइए हम लोग जो हैं जितने भी हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो हमारे हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड है उनको हम लोग एक एक करके आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो मेरा फोटो जो है आपके क्वेश्चंस के बीच में आ रहा होगा, तो जरा इसको छोटा कर देते हैं। तो चलिए अब एक एक करके जो है हम आपके साथ इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, which of the following characteristic is not are typically associated with a single user operating system। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने डिस्कस किया था, जो भी किया था उसके जो फीचर्स हैं उनमें ये फीचर जो है नहीं होगा, यानी कौन सा फीचर जो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है। ओके, तो ऑप्शन है आपके पास डिजाइन टू मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज फॉर अ मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली। तो भाई सिंगल यूजर है तो मल्टीपल यूजर कैसे होगा, तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं होगा, मतलब ये इसका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, सिंपल इंटरफेस है, लिमिटेड फंक्शनैलिटी और स्केलेबिलिटी है, और इजियर टू डिबग है। अब देखो जो बी सी डी ऑप्शन है ये हमारे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। ठीक है, अब मल्टीपल यूजर जो है साइमल्टेनियसली कैसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करेंगे, नहीं हो सकता ना। सिंगल यूजर के लिए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर तो केवल एक ही यूजर कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है और उसी के लिए वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, क्योंकि ये ए ऑप्शन जो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है। तो देखो स्टूडेंट्स, आप मेरे क्वेश्चन, क्योंकि मैं तो क्वेश्चन के साथ उसके जो ऑप्शन हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आप वीडियो को पॉज करते करते जो हैं इनके जो आंसर हैं वो हमें कमेंट कर सकते हैं अपने यूट्यूब पर हमारे। ठीक है, मैं डेफिनेटली जो है उनका रिस्पॉन्स करूंगा आपके साथ। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, ये भी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस है। अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑफ्टन प्रेफर्ड ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी एंड एफिशिएंसी। भाई ठीक है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग
इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो इजी टू मैनेज है, एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, सिंप्लिसिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई दिस इज द केस, मतलब कौन सा फीचर जो है इनमें से, ऑप्शन में से, उसकी सिंप्लिसिटी और एफिशिएंसी को बता रहा है। ठीक है, इट हैज एडवांस नेटवर्किंग कैपेबिलिटी, नहीं जी, आप सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में उसकी जो नेटवर्किंग कैपेबिलिटी होती है इतनी एडवांस नहीं होती है। ठीक है, इट रिक्वायर फ्यू रिसोर्सेज एंड इजी टू मेंटेन, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, तो जो नहीं होगा उसको मैं क्रॉस करता हो जाता हूं, ये हो सकता है। इट सपोर्ट मल्टीपल कॉन्करेंट यूजर, नहीं जी, यहां पर मल्टीपल कॉन्करेंट यूजर का तो बात ही नहीं है क्योंकि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो एक साथ बहुत सारे यूजर्स को तो वैसे ही मैनेज नहीं करेगा। ठीक है, इट ऑफर्स कॉम्प्लेक्स यूजर मैनेजमेंट फीचर, जी नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि हमारा जो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर एक ही यूजर होता है, तो इसलिए इसकी सिंप्लिसिटी और एफिशिएंसी के को मैनेज करने के लिए हमें कम से कम रिसोर्सेज चाहिए जिससे हम लोग उसे आसानी से मैनेज कर सकें। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, बी है, वो इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, which of the following statement accurately reflect a feature of single user operating system। तो देखो अगेन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर की बात आ रही है, तो चलिए इसकी हम लोग बात करते हैं। दे इनहेरेंटली मोर स्केलेबल देन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जरा इसको भी हम लोग देखते हैं कि यानी इसके अंदर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आसानी से यूजर्स बढ़ाए जा सकते हैं। अरे भाई, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं तो मल्टी यूजर की तो बात ही नहीं होगी, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। दे ऑफर एक्सटेंसिव सपोर्ट फॉर सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन, नहीं, सर्वर बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए मल्टीपल यूजर और मल्टीटास्किंग या फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं है। दे आर इजी टू मेंटेन एंड डीबग ड्यू टू इट्स सिंपलर नेचर, हाँ ये हो सकता है क्योंकि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना आसान है और इसे असलिए आसानी से इसको डीबग किया जा सकता है अगर कोई प्रॉब्लम इसमें आती है। अब दे आर डिजाइन फॉर कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी यूजर एनवायरनमेंट, नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इजी होता है, कॉम्प्लेक्सिटी तो बात ही नहीं होती है, तो डी तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है हमारा वो सी है, थर्ड का करेक्ट आंसर हमारा सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में करेक्ट है। दे अलाउ मल्टीपल यूजर टू इंटरेक्ट विद एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम इन रियल टाइम, देखो रियल टाइम में एग्जीक्यूट कर सकता है बट मल्टीपल यूजर्स का आपस में इंटरेक्शन नहीं होता, तो ए तो गलत हो गया। दे एग्जीक्यूट द जॉब सीक्वेंशली इन अ प्री डिफाइंड ऑर्डर विद अ मिनिमल यूजर इंटरेक्शन, हाँ ये हो सकता है। अभी जरा और ऑप्शन देखते हैं। दे डिजाइन टू मैक्सिमाइज द यूजर इंटरेक्शन ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, अब ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमाइज यूजर इंटरेक्शन तो होता ही नहीं, यानी यूजर का इंटरेक्शन कम से कम होता है, ना के बराबर ही होता है, तो मैक्सिमाइजेशन तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे। दे एग्जीक्यूट ईच जॉब इंडिपेंडेंटली रिक्वायर द मैन्युअल यूजर इंटरवेंशन फॉर ईच स्टेप, देखो यूजर इंटरवेंशन की बात नहीं होती है मैनुअली, क्योंकि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी टास्क होता है वो ऑटोमेटिकली होता है, तो मैनुअल टास्क की हम लोग बात नहीं करेंगे। तो यहां पर जितने भी जॉब्स आते हैं वो सीक्वेंशली यानी एक के बाद एक प्री डिफाइंड फैशन में मिनिमल जॉब यूजर इंटरेक्शंस में आपस में रन करते हैं। यानी मैंने बताया था आपको अपने पहले वाले लेक्चर्स के अंदर, जो यूजर्स का इंटरेक्शन होता है आपस में ना के बराबर होता है, और जो उनके द्वारा जो जॉब्स को डिवाइड किया जाता है, मतलब एक एक ग्रुपिंग बनाई जाती है, उनका जो रन एग्जीक्यूशन का जो टाइम होता है वो सीक्वेंशली होता है, एक के बाद एक रन करते हैं। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है 4 का वो बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल है, एडवांटेज है। दे ऑफर हाईली इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस, ओके भाई देखते हैं। दे रिक्वायर लेस प्रोग्रामिंग एफर्ट एंड मिनिमल कमांड फॉर जॉब सबमिशन,
ठीक है, दे हैव बेटर पोटेंशियल फॉर रिसोर्स यूटिलाइजेशन बाय एग्जीक्यूटिंग द जॉब इन सेट, ठीक है, दे अलाउ रियल टाइम यूजर फीडबैक एंड इमीडिएट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो देखो यूजर इंटरेक्शन की, हाईली इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस नहीं होता है क्योंकि यूजर इंटरेक्शन नहीं होता। दे रिक्वायर लेस प्रोग्राम एफर्ट एंड मिनिमल कमांड फॉर जॉब सबमिशन, नहीं ऐसा नहीं है, उनको भी अच्छे लेवल पर प्रोग्रामिंग एफर्ट चाहिए होता है, कमांड जॉब चाहिए होता है। हाँ, यहां पर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बेटर वे में किया जाता है क्योंकि यहां पर जॉब्स को सेट के अंदर जोड़ के, यानी जो जॉब्स होती हैं एक साथ, जो जॉब लगता है कि एक साथ एक जैसे टास्क कंप्लीट करेगी, उनको एक सेट में रखकर उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है, इसलिए ये इसका प्राइमरी एडवांटेज भी है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो सी है, तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, in which of the following scenario batch operating system would be the most effectively utilized, यानी इनमें ऑप्शन के अंदर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सकता है किस ऑप्शन में? इंटरेक्टिव गेमिंग एप्लीकेशन रिक्वायर रियल टाइम यूजर इनपुट, ओके, पेरोल, देखो इंटरेक्टिव गेमिंग एप्लीकेशन में यूजर्स का इंटरेक्शन आपस में ज्यादा से ज्यादा होता है, इसलिए ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। बी देखते हैं, पेरोल प्रोसेसिंग, जहां पर एक जो टास्क होता है ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट किया जाता है डिफरेंट बैचेस के अंदर, ठीक है, ये हो सकता है, बात करेंगे बाद में। रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स रिक्वायर इमीडिएट फीडबैक, नहीं, यूजर का इंटरेक्शन नहीं होगा तो फीडबैक की बात ही नहीं होगी, ये गलत हो जाएगा। वेब ब्राउजिंग यूजर इंटरेक्शन एंड फीड, तो देखो यहां पर हर एक ऑप्शन के अंदर यूजर इंटरेक्शन की बात की जा रही है तो ये भी गलत होगा। बट पेरोल प्रोसेसिंग के अंदर एक साथ बहुत सारे टास्क को एक जॉब के अंदर, एक बैच के अंदर रखकर उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा। ओके, तो प्लीज मार्क 6 का बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्क्राइब करता है? ठीक है भाई, जरा देखते हैं। अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम, ओके, एग्जीक्यूट द मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली ऑन अ सेपरेट सीपीयू, ओके, मैनेज द सीपीयू टाइम एलोकेशन अमंग द मल्टीपल प्रोग्राम, रन ओनली वन प्रोग्राम एट अ टाइम। तो देखो भाई, विदाउट इंटरप्शन, तो मल्टी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग तो एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम साइमल्टेनियसली रन करेंगे, ठीक है, ये बात समझ में आती है। बट कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? अब बात ये आती है कि उन प्रोग्राम को रन करने के लिए क्या हमारे पास अलग अलग सीपीयू होते हैं, ठीक है, या फिर एक ही सीपीयू के अंदर उन प्रोग्राम को रन करता है। तो अगर हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ए तो ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि यूजर इंटरेक्शन की बात करें, यूजर इंटरेक्शन की बात ही नहीं है, यानी मल्टीपल प्रोग्राम को रन करने के लिए सेपरेट सीपीयू चाहिए, नहीं भाई, एक ही सीपीयू चाहिए। पहली बात तो ये, क्योंकि बहुत सारे सीपीयू को मैनेज करने के लिए जो हम लोग करते हैं वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं, ना कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो रन ओनली वन प्रोग्राम, तो वन प्रोग्राम तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ एक ही सीपीयू पे टाइम एलोकेट करते हुए, यानी हर प्रोग्राम को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मिलता है, तो उसके हिसाब से उनको मैनेज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो है 7 का वो सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज है? एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इन अ स्ट्रिक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर, जी नहीं, ऐसा नहीं है। स्टोर प्रोग्राम इन अ सेकेंडरी स्टोरेज ओनली, ठीक है, जरा इसे भी देख लेंगे। पार्शियली एग्जीक्यूट द मल्टीपल प्रोग्राम कॉन्करेंटली, लिमिट द, एक मिनट, इसमें जो हमारा जो प्रोग्राम है, अब देखिए, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इन अ स्ट्रिक्टली सीक्वेंशियल ऑर्डर, ऐसा नहीं है। हर प्रोग्राम को रन करने के लिए इनके पास अपने खुद के एल्गोरिथम्स होते हैं, तो एक के बाद एक सीक्वेंशियली ऑर्डर तो होता है, बट वो स्ट्रिक्ट वे में नहीं होता, क्योंकि हमारी जो ऑर्डर्स होते हैं उनको प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव भी किया जा सकता है। स्टोर द प्रोग्राम इन अ सेकेंडरी स्टोरेज ओनली, नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइमरी स्टोरेज में भी डेटा, जो उनकी स्टोरेज में भी उनको रखा जाता है, तो बी भी नहीं होगा।
लिमिट रिसोर्स मैनेजमेंट तो सीपीयू ओनली, नहीं ऐसा नहीं है। तो पार्शियली एग्जीक्यूट द मल्टीपल प्रोग्राम कॉन्करेंटली, ये करेक्ट है। यानी मल्टीपल प्रोग्राम को एक के बाद एक कॉन्करेंटली जो है, हो सकता है बहुत सारे प्रोग्राम मतलब एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वो हाफ कंप्लीट है, वो कंप्लीट डन नहीं हुए, बट स्टिल हमको एक के बाद कॉन्करेंटली उनको रखेंगे। तो करेक्ट आंसर जो है 8 का वो सी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, विच एक्टिविटी एग्जाम्पलीफाई द यूजेस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कौन सी एक्टिविटी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की इनमें से आएगी। ठीक है भाई, जरा देख लेते हैं, यानी कौन सा एग्जाम्पल है। ठीक है, रियल टाइम सिमुलेशन और वर्चुअली रियलिटी इन्वायरमेंट, ये नहीं होगा क्योंकि रियल टाइम सिमुलेशन के लिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। इंटरेक्टिव सेशन विद यूजर ड्रिवन कमांड, ये भी जो है नहीं होगा। डाउनलोडिंग द सॉफ्टवेयर एंड ट्रांसफर द डेटा एप्लीकेशन, ये हो सकता है, यानी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड भी कर रहे हैं, साथ में डेटा एप्लीकेशन के प्रोग्राम को भी रन कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। परफॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कंप्यूटेशन, तो साइंटिफिक कंप्यूटेशन के लिए हमारे पास जो सिस्टम होते हैं वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो बेटर वे में होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो 9 का जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ 2 और मोर प्रोसेस ऑन अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो 2 या 2 से अधिक प्रोसेस आती हैं वो किस वे में एक के बाद एक रन करती हैं कॉन्करेंटली, पैरेललिज्म बेस्ड में, टाइम शेयरिंग में, मल्टी थ्रेडिंग में या मल्टी प्रोग्रामिंग में। तो देखो, जो 2 या 2 से अधिक प्रोसेस आती हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को, हर प्रोसेस को एक पर्टिकुलर टाइम शेयर मिलता है। अब ये टाइम शेयरिंग के लिए डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं, तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है इसका वो बी है, बाकी गलत हैं। ठीक है, पैरेललिज्म नहीं होगा, एक साथ बहुत सारे जो टास्क हैं वो पैरेलल रन नहीं होते हैं। मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर 2 या 2 से अधिक प्रोसेस जो होती है, हर प्रोसेस को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड गिवन होता है और उसके आधार पर जो है वो अपना टास्क कंप्लीट करते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारा टाइम शेयरिंग है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज द टर्म कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग रेफर्स टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी मल्टीटास्किंग के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है इसका मतलब क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने पढ़ाया है, ठीक है, और यहां पर हमारे कोर्स मॉड्यूल में भी ये जो है अवेलेबल है। ठीक है, और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट्स, हमारे खुद के कोर्स मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, खास तौर से हमने आपके पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, अब पीजीटी कंप्यूटर साइंस वो बोलिए आपका एनवीएस हो, केवीएस हो, ईएमआरएस हो, डीएसएसबी हो, या फिर कोई भी आपका एग्जाम हो जहां पर किसी भी स्कूल लेवल पर पीजीटी या टीजीटी पूछा जाता है, वहां के लिए हम लोगों ने कोर्स क्रिएट किए हुए हैं। तो इन कोर्सेज के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ में हमारी वेबसाइट पर जाके भी विजिट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर और हमारी जो वेबसाइट है वो, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ठीक है, तो उनको आप जो है देख सकते हैं। ठीक, अब ये सारे जो मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, इनको हम लोग जो है अपने टेलीग्राम पे भी अपलोड करते हैं, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल पे हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात आती है क्वेश्चन की, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में ये होता है द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द मेमोरी टू मल्टीपल प्रोसेस, यानी जो हमारी एलोकेट मेमोरी है उसे मल्टीपल प्रोसेस को एलोकेट करना। जी नहीं, ऐसा नहीं है। द मैकेनिज्म फॉर मैनेज द इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी ये एक तरह का मैकेनिज्म है अपने आउट डिवाइसेस को, वो भली इनपुट आउटपुट डिवाइस हो, उनको मैनेज करने का। जी नहीं, ये भी नहीं है। द टेक्निक ऑफ स्विचिंग द बिटवीन वन प्रोसेस टू अनदर, यानी एक प्रोसेस से हटाकर सीपीयू को दूसरी प्रोसेस को एलोकेट करना है। जी हाँ, यही है हमारा। ठीक है, और साथ में द एक्ट ऑफ सेविंग रिस्टोरिंग द स्टेट ऑफ प्रोसेस, ये हम लोग ऐसा करते हैं जब हम लोग एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को हटाकर सीपीयू को एलोकेट करते हैं, तो उनके को हम लोग रिस्टोर करते हैं, बट हम इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं कहते। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के अंदर हम लोग केवल बात करते हैं अपनी स्विचिंग टेक्निक की। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पर सी है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना डी को लेकर। डी एक उसका एक्ट है, बट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब जो है, इट इज अ प्रोसेस, इट इज टेक्निक व्हेन स्विचिंग द वन प्रोसेस टू अनदर। ओके, सो प्लीज मार्क सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग
बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन मैनेजिंग द मल्टीटास्किंग, यानी मल्टीटास्किंग को मैनेज करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल होता है। असाइनिंग द सीपीयू टाइम टू मल्टीपल प्रोसेस, ओके जी। एलोकेटिंग द हार्ड डिस्क प्रोसेस टू प्रोग्राम, जी ये तो होगा ही नहीं। मैनेजिंग द नेटवर्क कनेक्शन, जी नहीं ये भी नहीं होगा। ऑप्टिमाइजिंग द मेमोरी यूजेस फॉर एप्लीकेशन, ये भी नहीं होगा। ये करेक्ट है, ए करेक्ट है। यानी जो भी हमारा सीपीयू होता है, एक ही सीपीयू होता है, मल्टीपल टास्क होते हैं, उन्हें मल्टीपल प्रोसेस को एलोकेट करना होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है 12 का वो ए है। तो प्लीज मार्क 12 का ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो प्लीज मार्क ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है। तो ऑप्शन है, अलाउ द मल्टीपल इंडिविजुअल्स टू एक्सेस द डिफरेंट कंप्यूटर, ओके। maximizing the time CPU utilization across the multiple program, okay. Then managing the network connection efficiently, allocating the hard disk space for a diverse task। तो यहाँ पर हमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, यानी हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन द बेसिस ऑफ टाइम शेयरिंग हमें जो है उन्हें डिवाइड करना है। तो अगर हम लोग बात करें इसके के बारे में, तो अलाउ द मल्टीपल इंडिविजुअल टू एक्सेस डिफरेंट कंप्यूटर, जी नहीं, डिफरेंट कंप्यूटर की बात की नहीं आती। मैनेजर नेटवर्क कनेक्शन एफिशिएंटली, बिल्कुल नहीं। एलोकेटिंग द हार्ड डिस्क स्पेस फॉर डाइवर्स टास्क, नहीं। यहाँ पर हम लोग फिर से सीपीयू यूटिलाइजेशन की बात करते हैं अक्रॉस द मल्टीपल प्रोग्राम। तो हम लोग जितने भी प्रोग्राम हमारे पास हैं, मल्टीपल प्रोग्राम हैं, उनको जो है टाइम शेयरिंग बेसिस पर सीपीयू एलोकेट कराते हैं, ठीक है। ये हमने टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा था। तो करेक्ट आंसर हमारा बी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डज अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनहांस द इंटरेक्टिव रिस्पॉन्स टाइम। यानी जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो रिस्पॉन्स टाइम होता है हर प्रोग्राम का या हर प्रोसेस का, उसको इनहांस करने के लिए क्या किया जाता है। बाय इंक्रीजिंग द सीपीयू क्लॉक स्पीड, जी नहीं ऐसा नहीं है। बाय असाइनिंग अ सेट टाइम स्लाइस टू ईच प्रोसेस, ये हो सकता है। बाय एक्सपेंडिंग द मेन मेमोरी कैपेसिटी, बिल्कुल जी नहीं, ये भी नहीं है। यानी अपनी मेन मेमोरी कैपेसिटी को बढ़ा दोगे, उसका रिस्पॉन्स टाइम से कोई भी लेना देना नहीं है। बाय ऑप्टिमाइजिंग द नेटवर्क बैंडविड्थ, ये भी नहीं है, ओके। तो हर प्रोसेस को या हर टास्क को जो है एक पर्टिकुलर टाइम स्लाइस अवेलेबल कराना, ये मेन होता है। इसलिए करेक्ट आंसर जो है 14 का वो बी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिस्टिंग्विश द टाइम शेयरिंग फ्रॉम अदर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो और तरह के हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा, वो कैसे अलग है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम उनसे, ये बताना है। इट फोकस ऑन द बैच प्रोसेसिंग ऑफ टास्क, ओके। जरा देखते हैं, यानी जो बहुत सारे हमारे जो टास्क होते हैं उनको मैनेज किया जाता है। इट प्रायोरिटाइज द यूजर इंटरफेस डिजाइन, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इट अलाउ द कॉन्करेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर, यानी जो बहुत सारे जो यूजर हैं, एक साथ बहुत सारे यूजर जो हैं वो हमारे जो हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, इट अलाउ द कॉन्करेंट एक्सेस बाय द मल्टीपल यूजर, हो सकता है। इट यूजेज द पैरेलल प्रोसेसिंग फॉर टास्क, देखो पैरेलल प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं हम लोग टास्क के लिए, तो ये भी हो सकता है। बट हम लोग बात कर रहे हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो यहाँ पे जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की हम लोग जो बात कर रहे हैं, देखो पहले तो इट फोकस ऑन बैच, बैच वाली बात ही नहीं है। तो बी तो यहाँ से हट गया, ए भी हट गया, बी हट गया। अब बात आती है इट अलाउ द कॉन्करेंट एक्सेस बाय द मल्टीपल यूजर। तो मल्टीपल यूजर की लिए हमारे पास जो है, देखो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एज अ टाइम शेयरिंग बेस भी काम कर सकता है। और साथ में इट यूजेज द पैरेलल प्रोसेसिंग फॉर टास्क। तो पैरेलल प्रोसेसिंग की हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास एक साथ काफ़ी सारे सीपीयू होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम एक ही सीपीयू को मैनेज करते हैं, तो इसलिए ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 15 का सी है। तो यहाँ पे बहुत सारे यूजर, मल्टीपल यूजर या मल्टीपल टास्क भी आ सकते हैं। मल्टीपल टास्क जो हैं कॉन्करेंट एक्सेस करते हैं किसका, एक ही सीपीयू का, एक ही सीपीयू का। तो करेक्ट आंसर जो हमारा 15 का सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट रोल डज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरली फुलफिल। यानी जो हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर हम लोग जनरली क्या करते हैं।
मैनेजिंग द पेरिफेरल डिवाइस, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है कि केवल इसी को मैनेज करते हैं, हमें प्राइमरली यूज बताना है। कोऑर्डिनेटिंग द नेटवर्क प्रोटोकॉल, ठीक है देखते हैं। ये जो है मल्टी, देखो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि बहुत सारे यूजर्स हैं, तो बहुत सारे यूजर्स हैं तो उनके लिए ज़्यादा रिक्वेस्ट है, रिसोर्स शेयरिंग है, तो ये तो बी वाला तो होगा ही नहीं। ठीक है, केवल नेटवर्क प्रोटोकॉल को मैनेज करने का काम नहीं होता। एलोकेटिंग मेन मेमोरी, जी नहीं ऐसा नहीं है। इट हैंडल्स अ यूजर रिक्वेस्ट एंड रिसोर्स शेयरिंग, तो करेक्ट आंसर 16 का सी है। यानी बहुत सारे यूजर रिक्वेस्ट आती हैं, उनकी रिक्वेस्ट को हैंडल किया जाता है, साथ में उनकी जो रिसोर्स है उनको प्रॉपर्ली शेयर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर 16 का सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, 17 क्वेश्चन में कह रहा है विच फीचर डिस्टिंग्विश अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम अदर टाइप। तो जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे दूसरे तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग है। एफिशिएंट डिस्क मैनेजमेंट, नेटवर्क कनेक्टिविटी ऑप्शन, इंडिविजुअल यूजर इन्वायरमेंट एंड प्रिविलेज, रियल टाइम प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। बताइए इसमें क्या हो सकता है। यानी जो हमारा मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कैसे दूसरों से अलग है। तो देखो अब मल्टी यूजर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारे यूजर्स एक साथ आएंगे, तो एक साथ आएंगे तो हर एक की लॉगिन क्रेडेंशियल, यानी उनका लॉगिन आईडी, पासवर्ड, हर एक की क्या क्या प्रिविलेज है, हर एक इंडिविजुअल यूजर का ऑथेंटिकेशन, तो उसके लिए हर इंडिविजुअल लेवल पर एक प्रॉपर एनवायरनमेंट उनकी प्रिविलेज को वर्क किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो सी है। यानी एफिशिएंट डिस्क मैनेजमेंट तो काम ये प्राइमरली तो इनका काम होता ही है, बट मेन काम जो होता है इंडिविजुअल लेवल पर यूजर एनवायरनमेंट उनकी प्रिविलेज को मैनेज किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर 17 का सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज अ की एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो की एडवांटेज है वो क्या है। तो देखिए इन्हांस सिंगल यूजर परफॉर्मेंस, तो क्या सिंगल यूजर जो लेवल होते हैं उसको इन्हांस कर देता है। चलो जरा देखते हैं। साथ में इंप्रूव सिस्टम सिक्योरिटी, सिस्टम सिक्योरिटी इंप्रूव होती है डेफिनेटली। रिड्यूस द सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी, जी नहीं ऐसा नहीं है। सिंप्लीफाइड द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, ये भी नहीं है और ना ए है। करेक्ट आंसर इसमें बी है। यानी जो सिस्टम की जो सिक्योरिटी होती है वो अच्छी होती है, इसलिए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग यूज करते हैं और उसका बेटर एडवांटेज होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे यूजर्स एक साथ एक ही सिस्टम को यूज करेंगे, तो उनके लिए जो एक प्रॉपर सिस्टम होगा, एक प्रॉपर सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल्स होंगे वो मैनेज किए जाएंगे, उनके लिए होना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 18 का बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज अ क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी आरटीओ से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। फ्लेक्सिबिलिटी इन टास्क शेड्यूलिंग, रैंडमाइज टास्क एग्जीक्यूशन, टाइमली रिस्पॉन्स टू टास्क एंड अनलिमिटेड टास्क पैरेललिज्म। तो देखो अनलिमिटेड टास्क पैरेललिज्म तो नहीं होगा, रैंडमाइज टास्क एग्जीक्यूशन ये भी नहीं होगा, फ्लेक्सिबिलिटी इन टास्क शेड्यूलिंग ये भी नहीं होगा, क्योंकि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया जाता है जहां पर बहुत ही क्रिटिकल टास्क किया जाता है, तो इसलिए हर टास्क का रिस्पॉन्स करना भी बहुत जरूरी है। प्रेडिक्टेबल आउटपुट आना चाहिए, तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है 19 का वो आएगा हमारा सी। 19 का सी करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच फीचर इज एसेंशियल इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम टू इंश्योर द प्रेडिक्टेबल ऑपरेशन। मैंने बात करी थी ना भाई कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारा टास्क होता है वो बड़ा प्रेडिक्टेबल होता है। ठीक है, तो यहां पर जो किस तरह के फीचर होने चाहिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में, एडेप्टेबल टास्क मैनेजमेंट नहीं भाई, एडेप्टिव नहीं होना चाहिए। वेरिएबल टास्क प्रायोरिटी नहीं, जो प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको कंप्लीट पहले होना है, तो ये भी नहीं होना पड़ेगा। प्रेडिक्टिव टास्क शेड्यूलिंग, कंसिस्टेंट टास्क एग्जीक्यूशन टाइम, तो देखो अब या तो सी होगा या डी होगा। ठीक है, अब मैंने बता दिया आपको। तो यहां पर अगर आप देखें कि हमारे पास जो टास्क है प्रेडिक्टिव टास्क शेड्यूलिंग, देखो प्रेडिक्टिव नहीं कर सकते टास्क शेड्यूलिंग को, क्योंकि अब मान लो रियल टाइम में कुछ ऐसा टास्क आ गया जिसे एग्जीक्यूट पहले होना है, तो उस केस में हम लोग प्रेडिक्टिव टास्क शेड्यूलिंग नहीं कर पाएंगे, बल्कि कंसिस्टेंट टास्क एग्जीक्यूशन टाइम ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो जो प्रेडिक्टेबल ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए कंसिस्टेंट टास्क शेड्यूलिंग होना ये ज़्यादा अनिवार्य होता है, क्योंकि बहुत सारे जितने भी टास्क आ रहे हैं उनका प्रेडिक्टेबल आउटपुट हो, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डी होगा। 20 का जो है वो डी आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज हाई रिलायबिलिटी क्रूशियल इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं उसकी जो हाई रिलायबिलिटी है वो क्यों होनी चाहिए? टू हैंडल मल्टीपल यूजर रिक्वेस्ट साइमल्टेनियसली, ओके, टू मिनिमाइज द सिस्टम रिसोर्स यूजेस, बी ऑप्शन, फॉर सिस्टम कंट्रोलिंग सेफ्टी क्रिटिकल ऑपरेशन एंड टू इन्हांस द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस परफॉर्मेंस। तो देखिए, पहली बात तो ये, जैसा कि हमने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा था कि जो इसकी हाई रिलायबिलिटी है वो इसकी इसलिए होनी चाहिए कि हमारे पास जो प्रोसेस आती हैं या जो भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हाई प्रायोरिटी के होते हैं और क्रिटिकल होते हैं, तो इनको परफॉर्म होना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा, ना बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इसका आंसर है, फॉर सिस्टम कंट्रोलिंग द सेफ्टी क्रिटिकल ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल एरोप्लेन जो ट्रैफिक कंट्रोलर होता है उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो एयरप्लेन या फिर बहुत सारे जो रिजर्वेशन काउंटर्स होते हैं तो उनमें भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगते हैं वो रियल टाइम बेसिस पर लगते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, फॉर व्हाट इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका मेन इंपॉर्टेंट फीचर क्या, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज, सिंप्लीफाइड यूजर इंटरफेस, सी ऑप्शन, सपोर्ट फॉर कॉन्करेंट प्रोसेस अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स एंड डी ऑप्शन, लिमिटेड स्केलेबिलिटी ऑप्शन। तो अगर हम लोग यहाँ देखें कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो जो उसमें रिसोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं वो सेंट्रलाइज नहीं होते हैं, बल्कि हर अपनी लोकेशन पर, रिमोट लोकेशंस पर वो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, तो उनको मैनेज कर पाना सेंट्रलाइज बड़ा मुश्किल होता है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा इसका। इसी तरीके से उसके जो यूजर इंटरफेस होता है वो सिंप्लीफाइड, हाँ डेफिनेटली उनका जो सिंप्लीफाइड यूजर इंटरफेस होता है, बट अगर बात की जाए डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ उनकी एप्लीकेशन का होता है जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, बट अगर बात करें तो ये भी इसका आंसर की कैरेक्टरिस्टिक्स का नहीं है। सपोर्ट फॉर कॉन्करेंट प्रोसेसिंग अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मल्टीपल मशीन्स में होता है, ओके तो जो मल्टीपल मशीन्स होती हैं उनके अंदर जो प्रोसेसिंग पावर होनी चाहिए वो भी कॉन्करेंटली होनी चाहिए, तो उसमें जो करेक्ट आंसर है इसका वो सी होना चाहिए, ओके और सी जो है इसका करेक्ट आंसर भी है। तो देखो, मैंने जैसे कि पहले बताया था कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें डिफरेंट मशीन्स होती हैं और वो मशीन्स पर डिफरेंट सीपीयूज रन करते हैं, तो उन पर भी जो प्रोसेसिंग होगी वो भी जो है एक प्रॉपर वे में कॉन्करेंटली रन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा जो एटीएम होता है, हमें वो लिखता है कि हमारे पीछे केवल एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेफिनेटली एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट उसका जो उसके जो फीचर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड वे में होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डू डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इनहांस द यूजर एक्सपीरियंस, तो जो यूजर एक्सपीरियंस है किस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में सही हो सकता है? बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम, जी नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कंप्यूटर्स को, जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं उनकी नंबरिंग को कम नहीं कर सकते हैं। बाय एम्फेसाइजिंग द लोकल प्रोसेसिंग ओवर नेटवर्क रिसोर्सेज, डेफिनेटली लोकल प्रोसेसिंग जरूरी है बट हम लोग एम्फेसाइज नहीं कर सकते हैं, ओके ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। डी ऑप्शन, बाय रिक्वायरिंग द सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द सिस्टम फॉर स्केलेबिलिटी। देखिए स्केलेबिलिटी के लिए पर्पस में डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनता है, बल्कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको इंप्लीमेंट करने की वो जो है वो हमें हाइड करनी चाहिए, तो करेक्ट आंसर जो है सी है, बाय हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वही इसका जो है ये करेक्ट आंसर भी है, ओके सो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच सिनेरियो एग्जाम्प्लीफाई द यूजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं कौन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है? सिंगल यूजर डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, जी नहीं ये तो होगा ही नहीं। स्टैंड अलोन ऑफिस कंप्यूटर, ये भी नहीं होगा। गेमिंग कंसोल्स हो सकता था बट ये गेमिंग कंसोल जो है पर्टिकुलर एक यूजर के लिए, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है, एटीएम जो है वो जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर जो है हमारा 24 का बी होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, which feature is a key aspects of the network operating system in managing the network resources, तो जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो जब वो अपने
नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज करता है तो कौन से फीचर उसको चाहिए? रियल टाइम टास्क शेड्यूलिंग, डिसेंट्रलाइज फाइल मैनेजमेंट, सेंट्रलाइज स्टोरेज एंड फाइल मैनेजमेंट एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो देखो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, हाँ सेंट्रलाइज स्टोरेज एंड मल्टी फाइल मैनेजमेंट ये जो है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का की फीचर है। अगर आप देखोगे कि जो मैं पहले के लेक्चर में नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में बताया था कि यहां पर मेन ये टास्क होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज कर रहा है वहां पर स्टोरेज जो हो एक प्रॉपर्ली सेंट्रलाइज हो और फाइल मैनेजमेंट का भी जो सेंट्रलाइज का एलोकेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट रोल डू द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्ले इन नेटवर्क एनवायरनमेंट। तो जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है किस तरीके से नेटवर्क एनवायरनमेंट में कौन सा रोल प्ले करता है? मैनेजिंग द फिजिकल हार्डवेयर कंपोनेंट, enforcing the data encryption standard, facilitating the remote access to the network resources, implementing the dynamic memory allocation। तो देखो डी नहीं है इसका करेक्ट आंसर। इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के ऊपर हम लोग मेन फोकस नहीं करते, फिजिकल हार्डवेयर कंपोनेंट को मैनेज करते हैं बट वो भी इसका जो है इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल ये है कि जो नेटवर्क होता है उसके अंदर प्रॉपर वे में रिमोट एक्सेस अवेलेबल हो, यानी कहीं से भी हम लोग जो है जहां पर भी जो सिस्टम हम लोगों ने बना रखा है आसानी से अपने नेटवर्क एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग कहीं से भी रिमोट एक्सेस प्रोवाइड कर सकें। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो सी है। प्लीज मार्क सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच फंक्शन इज टिपिकली मैनेज बाय द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रिगार्डिंग द यूजर इंटरेक्शन। तो जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो यूजर इंटरेक्शन होता है किस तरीके से मैनेज होता है? ensuring the high availability of network connection, okay, monitoring the system temperature and power uses, ये तो नहीं होगा, managing the user accounts and permission ये हो सकता है, controlling the data backup and recovery process नहीं, ये भी ऐसा नहीं है। तो देखो मेन ऑपरेटिंग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो यूजर का इंटरेक्शन होता है वो मैनेज किया जाता है बाय द लॉग इन क्रेडेंशियल्स। तो जो नेटवर्क के अंदर जो भी यूजर एंटर कर रहा है उसका एक प्रॉपर क्रेडेंशियल हो, यानी उसका प्रॉपर अकाउंट हो, उसके पास प्रॉपर प्रिविलेज या परमिशंस हो। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है इसका वो सी होगा, 27 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका मेन बेनिफिट क्या होता है? enhance the security through isolated thread execution, okay, reduce the memory consumption by sharing the process memory, okay, then improve the responsiveness of the application and faster network communication handling। तो देखो मेन बेनिफिट जो है मल्टी थ्रेडिंग का ये है कि जो एप्लीकेशन हम लोग यूज कर रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उनका जो एक इंटरेक्शन होता है वो प्रॉपर वे में हो, तो उनका एप्लीकेशन यानी जो भी एप्लीकेशंस हम लोग मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं उनका रिस्पॉन्स एक बेटर वे में हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 28 का वो सी है। प्लीज मार्क 28 का करेक्ट आंसर सी। ओके, तो स्टूडेंट्स प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे सारे कोर्सेज हमारी वेबसाइट www.bsiacademy.in पर अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, हाउ डज द मल्टी थ्रेडिंग इनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेशन। तो मल्टी थ्रेडिंग जो है किस तरीके से हमारी एप्लीकेशंस को इनहांस करती है उसके परफॉर्मेंस को? बाय रिड्यूसिंग द नीड फॉर एक्सटर्नल लाइब्रेरी, जी नहीं ये तो नहीं होगा। बाय इंक्रीजिंग द क्लॉक स्पीड ऑफ द सीपीयू, ये भी नहीं होगा। बाय इनेबलिंग द साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम पार्ट्स, ठीक है, जरा इसको देखते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है बाय ऑप्टिमाइजिंग द डिस्क एक्सेस पैटर्न, ये भी नहीं होगा। तो देखो मल्टी थ्रेडिंग के अंदर अगर हमें एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है तो जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं एप्लीकेशन के वो जो है प्रॉपर वे में साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो सके प्रॉपरली, यही इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? तो इनके प्रोग्राम पार्ट्स को इसलिए हम थ्रेडिंग से कनेक्ट करते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका जो है 29 का सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डिस्टिंग्विश द मल्टी थ्रेड एप्लीकेशन फ्रॉम अ सिंगल थ्रेड वन। यानी जो मल्टी थ्रेड एप्लीकेशंस होती किस तरीके से सिंगल थ्रेड से अलग होती हैं? इट यूजेस द सेपरेट प्रोसेस फॉर ईच टास्क, ओके, तो देखो ये तो होगा नहीं। इट अलाउ द मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस द एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली,
इट कैन एग्जीक्यूट अ मल्टीपल थ्रेड कॉन्करेंटली विद इन द सेम प्रोसेस, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो देखो मल्टी थ्रेड में क्या होता है, बहुत सारी थ्रेड एक साथ एक ही प्रोसेस के अंदर कॉन्करेंटली रन कर सकती हैं, ये मैंने पहले बताया भी था। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 30 का वो सी है। सो प्लीज मार्क 30 का सी करेक्ट आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने इस वीडियो के अंदर जो भी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, और इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा खुद का कोर्स अवेलेबल है हमारी वेबसाइट्स पर। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, और किसी भी तरह के डाउट के लिए भी जो है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और देखो इस वीडियो की पीडीएफ जो है हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो जाके इसको ज्वाइन कर लो। और किसी भी तरह की परेशानी के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखो ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल एनवीएस के लिए कोर्स बना रखा है, हमारे पीजीटी, ईएमआरएस, डीएसएसबी, साथ में यूजीसी नेट और सेट के भी कोर्स अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर, इसके लिए भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिएगा, प्लीज शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर कोशिश हो सके तो अगर कोई आपको लगे कि भाई कोई वीडियो आपको बनवाना है अपनी डिमांड बेस पे, तो उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। ओके, तो इस व्हाट्सअप नंबर के साथ साथ जो है आप हमें किसी भी तरह के डाउट के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर। ओके, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।